नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे दोस्तों और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोग थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज से हम लोग जो है एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग जो है हिंदी जो है बेसिक से बिल्कुल हिंदी जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये वीडियो जो है हम लोगों के दोस्तों के लिए जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी या यूपीएसआई या यूपी बीएड या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए। दोस्तों उन सभी के लिए उन सभी के सिलेबस में जो है हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है जो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन लोगों के पेपर में जो है दोस्तों ये अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, ये उन लोगों का जो है स्कोर या मार्क जो है बढ़ा देगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए हम लोग जो है बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भाषा क्या होती है या लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों भाषा जो होती है संस्कृत के भाष शब्द से बना है। ठीक है, भाषा जो है दोस्तों ये संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, भाष का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, तो भाषा की सार्थक इकाई जो है वाक्य है। ठीक है दोस्तों, भाषा की सार्थक इकाई जो है वाक्य है। वाक्य का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप किसी भी भाषा में या अपनी कोई भी बात को प्रकट करना चाहते हैं या कुछ भी बोलना चाहते हैं तो जब तक एक पूरा वाक्य नहीं बोलेंगे तब तक किसी को ये समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप खाना खाना चाहते हैं, ठीक है, या मतलब खाना बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप आधी बात को बोलेंगे जैसे खाना बनाना केवल इतना ही बोलेंगे तो लोग क्या समझ पाएंगे कि आप खाना बनाना चाहते हैं कि खाना बनाना है कि खाना बन गया है। ठीक है, ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सार्थक मतलब तभी निकलेगा जब तक पूरा वाक्य जो है बोला जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो है भाषा की सार्थक इकाई जो है वाक्य है। ठीक है, और वाक्य से छोटी इकाई जो होती है वो उपवाक्य होती है। ठीक है, उपवाक्य का मतलब ये जैसे एक सेंटेंस है दोस्तों, एक वाक्य है, गांधी जी ने कहा था कि सदा सत्य बोलो। ठीक है, तो दोस्तों गांधी जी ने कहा था कि ये जो है ये एक जो है उपवाक्य है। ठीक है, सदा सत्य बोलो ये दूसरा वाक्य है। ठीक है, उपवाक्य में दोस्तों आप लोग जानते हैं एक प्रिंसिपल उपवाक्य होता है, एक जो है पूरक उपवाक्य होता है। ठीक है, तो मतलब कि इन दोनों को मिलाए बगैर अगर आप इन दोनों वाक्यों को जो है साथ में मिलाते नहीं हैं तो भी ये वाक्य जो है पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों में मतलब गांधी जी ने कहा था कि ये इतना एक उपवाक्य है और दूसरा सदा सत्य बोलो ये उपवाक्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि वाक्य क्या होता है, उपवाक्य क्या होता है। ठीक है, उपवाक्य से छोटी इकाई जो होती है वो पदबंध होती है। पदबंध मतलब कि जैसे सत्य बोलना, ठीक है, या कहना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं जो दो पदों को एक साथ में जोड़ती हैं उनको पदबंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पद मतलब एक शब्द। ठीक है, जैसे सत्य या ठीक है कहना, कहा। ठीक है, ये सब एक एक शब्द है। ठीक है, और पद से छोटी इकाई दोस्तों होती है अक्षर। ठीक है, तो अक्षर तो आप लोग जानते ही होंगे जैसे का, ख, ग, घ। ठीक है, ये सब जो है अक्षर हैं। ठीक है, तो अक्षर से छोटी इकाई जो होती है ध्वनि होती है, ध्वनि या वर्ण। ठीक है, तो वर्ण जो होता है दोस्तों या ध्वनि जो होता है वो आप लोग जानते हैं जैसे राम शब्द में दो अक्षर है। ठीक है, रा और म। ठीक है, एवं चार वर्ण हैं। ठीक है, इसमें चार वर्ण हैं, एक रा है, एक आ है, एक आधा मा है और एक आ है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर हम लोग किसी भी व्यंजन को या किसी भी स्वर को बोलते हैं तो उसमें उसके आगे या पीछे कहीं ना कहीं या पीछे तो हर हाल में जो है स्वर होता है। अगर कोई व्यंजन बोलते हैं तो उसके पीछे हर हाल में स्वर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें आप लोग जो है डिटेल में जानेंगे, बस आप लोग वीडियो के साथ में बने रहिए। ठीक है, आपको अच्छे से पूरी जानकारी मिलेगी और आपको वीडियो के लास्ट में जो है
वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जो है ये पूरा PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बस केवल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से भाषा आप लोगों ने समझ लिया होगा कि भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा का अर्थ होता है बोलना, ठीक है। भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वो वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई जो होती है उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, और पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होता है, ठीक है दोस्तों। अब वर्णमाला पढ़ते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है, जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। ध्वनि जो है ये वर्ण का उच्चरित या कथित रूप है। जैसे ध्वनि मतलब साउंड जो होती है वो वर्ण या अक्षर की जो है वर्ण की जो है उच्चरित रूप है या कथित रूप है, ठीक है। और वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है, ठीक है। ध्वनि जो है वर्ण का उच्चरित रूप है। ध्वनि मतलब साउंड, किसी अक्षर का उच्चरित रूप है जो हम बोलते हैं, ठीक है। और वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है, ठीक है। जैसे ये आ लिखा है, ठीक है। तो आ तो है, ये आ जो है ये एक लिखित रूप है, ठीक है। किसी वर्ण का जो है ये लिखित रूप है, ठीक है। और इसका साउंड या ध्वनि जो है ये आ है जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो है वर्ण भी जान लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो है वर्णमाला के बारे में जो है आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। पहले हम लोग ये जानेंगे, पहले ये क्लियर करेंगे, कंफर्म करेंगे कि वर्णमाला में जो है कितने अक्षर होते हैं, मतलब कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, ठीक है। जिसमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, ठीक है दोस्तों। 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो वो स्वर क्या है दोस्तों? आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है। कुल इन लोगों की संख्या गिन के क्या हो गई? 10 हो गई, ठीक है। और व्यंजन जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं, एक का वर्ग होता है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है दोस्तों। तो ये जो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, मतलब यहाँ तक हैं, ठीक है, इनको जो है दोस्तों स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कहते हैं इनको, अंतस्थ और इनको ऊष्म। ये सभी चीज़ें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग केवल ये पढ़ रहे हैं कि इनकी संख्या क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों का वर्ग में पाँच व्यंजन हो गए, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है। और टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, और ये डा के बगल में जो है ये ड़ा है, और ढा के बगल में जो है यह ढा है, ढा। जैसा कि आप लोग इस ड़ा को जो है देखे होंगे, जब आप लोग सड़क लिखते हैं तो लिखते हैं ऐसे ही, सड़क, ठीक है। तो ये डा के जैसा है लेकिन इसको ड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सड़क, ठीक है। और ये जो ढा के बगल में ढ़ा है, इसको आप लोग देखे होंगे दोस्तों, मेढ़क, ठीक है, मेढ़क, ठीक है। तो इसको ढ़ा पढ़ते हैं, उसको ढा पढ़ते हैं और इसको ढ़ा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है अलग व्यंजन हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इन सभी की जब हम लोग गिनती करेंगे तो ये कुल मिलाकर दोस्तों 33 + 2 35 हो जाएंगे। ये दो जो लिखा गया है ये इन्हीं ड़ा और ढा की संख्या है, ठीक है, द्विगुण व्यंजन है ये, ठीक। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या 35 और ये 10, ठीक है। तो सब मिलाकर उच्चारण के आधार पर हो गए 45 वर्ण, ठीक है, मूलतः, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है?
दोस्तों लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो वो 52 क्या है दोस्तों? 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या हैं। तो स्वर जो हैं दोस्तों, ये अ आ इ ई उ ऊ, ठीक है, ए ऐ ओ औ, ये तो हम लोगों के पहले से थे, ठीक है, 10 हो गए। और ये एक्स्ट्रा वाले जो हैं दोस्तों, ये कौन है? ये री बढ़ गया है, अंग और आहा, ठीक है। ये दोस्तों 3 बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये 10 + 3 13 हो गए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में व्यंजन जो हैं, व्यंजन तो ये आपके 35 पहले से थे, ठीक है। 33 + 2 35, तो ये ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद में दोस्तों संयुक्त व्यंजन जो हैं, ये 4 बढ़ गए हैं, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन जो है 4 बढ़ गए हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। तो दोस्तों छ जो बनता है ये का और सा से बनता है, आधा का और सा से बनता है। और त्र जो है ये आधा ता और रा से बनता है। ज्ञ जो है आधा जा और इया से बनता है। और स्र जो है आधा सा और रा से बनता है। क्योंकि दोस्तों ये व्यंजन जो हैं अकेले नहीं बन रहे हैं, 2 व्यंजनों के मेल से बन रहे हैं, इसीलिए इनको जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि बोलने के आधार पर या उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 45 वर्ण होते हैं, ठीक है। और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुछ विदेशों से आगत या ग्रहित ध्वनियाँ हैं, मतलब कुछ विदेशों से जो है विदेशी भाषाओं से ली गई ध्वनियाँ हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अरबी फारसी भाषा से जो है लिया गया है अ क ख ग ज फ, ठीक है दोस्तों। आ क ख ग का प्रयोग अब कम हो गया है, ठीक है। और इन सभी व्यंजनों को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण, ठीक है। इन सभी वर्णों को जो है तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण कहते हैं, ठीक है। व्यंजन नहीं, ये वर्ण है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको वर्ण बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और अंग्रेजी भाषा से जो है ये लिया गया है आ, ठीक है, आ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे ऑरेंज लिखते हैं तो आ, ठीक है। तो दोस्तों आ क ख ग इन सभी का यूज जो है कम हो गया है, और ज और फ का यूज जो है अभी भी होता है, ठीक है। और आ का भी यूज होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है दोस्तों फाइनली कहाँ पर आ गए हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। नोट में क्या लिखा गया है? वर्णों की गणना जो है 2 आधार पर की जाती है, एक उच्चारण और दूसरा लेखन, ठीक है। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर जो है जो हम लोग करते हैं उसको ज़्यादा उपयुक्त माना गया है, ठीक है दोस्तों। तो उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 है। 47 कैसे दोस्तों? 10 स्वर थे और 37 व्यंजन हो गए। 37 व्यंजन कैसे हो गए दोस्तों? 35 जो मूल रूप से थे, जैसा कि मैंने बताया था अभी पीछे आप लोगों ने देखा 35 व्यंजन, ठीक है। और प्लस 2 आगत व्यंजन ज और फ, इन दोनों को भी मिला लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है 47 माना जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है। लेकिन वो प्रश्न में आप लोग कैसे उत्तर देंगे वो मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बारे में आप लोग बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिएगा। और नंबर पर जो है जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैं सॉल्व करा दूंगा। और इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि असलियत में जो बुक में दिया रहता है, आप लोग कभी भी लूसेंट वगैरह उठा के देखेंगे तो उसमें नोट में दिया गया है कि इसमें भी लेखकों के जो है मत जो है आपस में नहीं मिलते हैं। कुछ लोग जो है इनकी संख्या 52 बताते हैं, कुछ लोग 55 बताते हैं। तो इसलिए उस पर जो है सवाल अगर पूछे जाते हैं तो उसमें आप लोग जो है कन्फर्म रहेंगे, मतलब उसमें भी आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि आप लोग जो है उसका जवाब ना दे पाएँ, ठीक है। केवल आप लोग ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे आप लोगों को ज्ञात रहे कि कौन सा व्यंजन किस नाम से या कौन सा स्वर किस नाम से बोला जाता है, ठीक है दोस्तों।
तो मैं अभी उस पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आगे की स्लाइड में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लेखन के आधार पर, ठीक है, लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है, ठीक है। लेखन के आधार पर 55 है। कैसे दोस्तों? 13 स्वर हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, और 38 व्यंजन। 38 व्यंजन कैसे दोस्तों? 35 तो पहले से थे, ठीक है। बाकी जो है 3 क्या हो गए हैं? आगत। 3 जो है आ गए हैं, जो बढ़ गए हैं, ज, फ और आ, ठीक है। ये 3 बढ़ गए हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन, ठीक है। 4 संयुक्त व्यंजन, ठीक है दोस्तों। ये जो है टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ये आ जो है, ये जो है व्यंजन नहीं रहेगा, क्योंकि इनमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया गया है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग में आते हैं, ठीक है। ये आ जो है ये स्वर में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी को मिलाकर मतलब 3 एक्स्ट्रा बढ़े हैं, इधर 3 एक्स्ट्रा बढ़े हैं, और आप लोग जानते हैं कि 52 जो है पहले से थे, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो सब मिला के जो है 55 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से विदेशों से आगत कुछ ध्वनियाँ हैं जिनके आधार पर जो है इस तरीके से इनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। और मूलतः जो है वही हैं। और अभी हम लोग जो है केवल संख्या पर विचार कर रहे थे, अभी हम लोग स्वर और व्यंजन अलग अलग फिर से डिटेल में आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का ये जो है पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ये दोस्तों क्वेश्चन है उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है आप लोग यहाँ से देख के बताएंगे दोस्तों। 8 है, 9 है, 11 है, 14 है। इन ऑप्शनों में से आप लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन आप लोगों के उससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। आप लोग एक तो 10 पढ़े हैं, ठीक है। तो 10 से कम वाले तो ये दोनों तो पहले से गलत हो गए, ठीक है। 10 से कम तो होंगे नहीं, ठीक है। और आप लोग एक जो है 13 पढ़े हैं, ठीक है। 10 पढ़े हैं और 13 पढ़े हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ना तो 10 है ना 13 है, ठीक है। तो हम बताते हैं इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन दोस्तों। आप लोग 10 तो असलियत में पढ़े हैं, ठीक है। 14 तो आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि 14 होता नहीं। 8 और 9 ये दोनों भी काट देंगे क्योंकि ये दोनों कम हो जाएंगे, और 14 जो है ये अधिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग अगर 3 पहले वाले वर्ण को जैसे री, ठीक है, पहले वाले री और अंग, ठीक है, अंग और आहा, ठीक है, इन दोनों को, ठीक है, अगर छोड़ देते हैं तो 10 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर बाहर से या विदेशों से जो आग्रहित ध्वनियाँ हैं उसमें आ को ले लेते हैं तो जो है 10 + 1, ठीक है, जो है 11 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग उन तीनों को छोड़ेंगे, अगर उन तीनों में से किसी को छोड़ते हैं, री, अंग और आहा, तो उन तीनों को छोड़ेंगे। अगर लेंगे तो उन तीनों को लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से अगर आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर होगा या तो 10 होगा, और अगर उससे अधिक होगा 11 होगा, तो दोस्तों आप लोग अंग्रेजी से जो है आग्रहित ध्वनि जो है उसको आ को ले लेंगे, अर्धचंद्र बिंदु वाले को, तो उससे 11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। या अगर ऐसे भी आप लोग देखेंगे तो 14 तो होती नहीं है, और 8 और 9 ये दोनों कम हैं, तो आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से 11 जो है सही लगाएंगे, और यही जो है भर्ती बोर्ड द्वारा जो है सही आंसर माना गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन को देखकर उसका जो है आंसर को टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो दोस्तों मूलतः वर्णों की संख्या जो है आप लोग जानते हैं कितनी है दोस्तों, 52 है, ठीक है। आप लोग जानते हैं वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग अभी जो है देखे हैं, ठीक है। तो इसमें 52 जो है ऑप्शन दिया गया है, तो इसलिए जो है ये सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दोस्तों। बैंक परीक्षा 2002 में ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है।
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। एक तो इसमें क्वेश्चन पूछने का भी तरीका अलग है। देखिए, स्वरों की कुल संख्या पूछा गया है, ठीक है, कुल। ये बीएड 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए आप लोग 10 वाला ऑप्शन भी है और 13 वाला ऑप्शन भी है, तो आप लोग इसमें कौन सा टिक करेंगे दोस्तों। 11 12 तो ये दोनों तो होगा नहीं, 10 वाला भी ऑप्शन है और 13 वाला। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो कुल संख्या जो है आप लोग जानते हैं कि कुल संख्या हम लोगों की 13 है, ठीक है, इसलिए 13 वाला आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम लोगों का चौथा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग फिर से एक बार कन्फ्यूजन में होंगे, ठीक है। बीएड 2004 में पूछा गया है, आप लोग जानते हैं दोस्तों उसकी संख्या जो होती है 35 होती है, आप लोगों ने देखा है, ठीक है। व्यंजनों की संख्या जो है 35 होती है, आप लोगों ने देखा है। लेकिन दोस्तों इसमें 36 ऑप्शन दिया गया है, 32 और 34 दिया गया है, 33 दिया गया है, लेकिन जो है कहीं पर भी 35 ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। 35 ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि यहाँ पर 35 नहीं होगा, 33 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है ऑप्शन से देख कर चलेंगे तो इसमें ड़ और ढ़ इन दोनों को जो है दोस्तों छोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों को जो है छोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों जो है द्विगुण व्यंजन है और ऑप्शन में जो है 35 जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए आप लोग जो है इन दोनों को एक साथ में छोड़ देंगे और ऑप्शन आप लोगों का जो है 33 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा सोच समझ कर, ठीक है। जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया होगा उसी के आधार पर जो है क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है दोस्तों। और वैसे भी जो है इसमें जो है इन लेखकों के मतों में जो है मतभेद है, इसलिए इस संख्या पर जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो पूछे जाएंगे वो इन लोगों का वर्गीकरण जो है, स्वरों व्यंजनों का वर्गीकरण जो होता है दोस्तों, उसके आधार पर पूछे जाएंगे, जो कि मैं आप लोगों को आगे करवा रहा हूँ। वीडियो के साथ में आगे बने रहिए, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे अब जो है स्वर, ठीक है, स्वर या वॉवेल, ठीक है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण जो है स्वर कहलाते हैं दोस्तों। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, जैसे आप लोग बोलते हैं अ आ ई उ, ठीक है। तो दोस्तों ये सब जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, मतलब इनके साथ में कोई अन्य जो है वर्ण नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इनको स्वर कहते हैं, ठीक है। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर जो है एक बार फिर से आप लोग देखने को पा रहे हैं कि स्वरों की संख्या जो है परंपरागत रूप से कितनी मानी गई है, 13 मानी गई है, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से आप लोग देख रहे हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है, ये 10 हैं, ठीक है। ये उच्चारण की दृष्टि से जो है हाँ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग जो है अब इन लोगों की संख्या जो है थोड़ा सा समझ गए होंगे, इसमें कन्फ्यूजन अधिक नहीं रह गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों इनके बारे में पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों। स्वरों को जो है कई वर्गों में बांटा गया है, उनका उन्हीं वर्गों के आधार पे जो है अलग अलग लोगों ने जो है उनका नाम जो है अलग अलग दिया है, ठीक है। तो उन्हीं के आधार पर जो है आप लोग जो इसमें समझ पाएंगे। जैसे आप लोगों के घर पर दोस्तों एक ही बच्चे का जो है अलग अलग नाम होता है, जैसे कोई जो है, जैसे मम्मी आपको भैया बुलाती हैं, पापा जो है आपको आपके नाम से बुलाते हैं, या जो है आपके पड़ोसी जो है या आपकी चाची जो है आपको छोटू के नाम से बुलाती हैं, क्योंकि तीनों लोगों के देखने का नज़रिया जो है अलग है, तो इसी हिसाब से वो तीनों लोग जो है आपको 3 नामों से अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। ठीक उसी हिसाब से दोस्तों स्वरों का जो है वर्गीकरण जो हुआ है, उसमें जो है स्वरों को जो है अलग अलग आधार पर अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जो कि आप लोग जो है इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहला वर्गीकरण जो है दोस्तों मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है। उच्चारण काल मतलब कितनी देर तक जो है उच्चारण होता है, कितना समय लगता है, उसके आधार पर जो है कौन सा स्वर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर जो है जिनके उच्चारण में कम समय, ठीक है, या एक मात्रा का समय लगता है,
उनको जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका कौन कौन से वर्ण हैं दोस्तों, कौन कौन से स्वर हैं, वो हैं आ हैं, ई हैं और ऊ हैं। ठीक है, आ ई ऊ। ठीक है, ये तीनों जो हैं ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, मतलब 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, इसमें 1 ही मात्रा का समय लगता था और इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इनको जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। तो वो कौन से दोस्तों, आ ई ऊ ए ऐ ओ औ और आ। ठीक है, ये सभी स्वर जो हैं दोस्तों दीर्घ स्वर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों प्लुत स्वर, प्लुत स्वर के नाम से कौन कौन से जाने जाते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी कि किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी को बुलाने में या किसी को जैसे बुला रहे हो किसी के नाम से, या नाटक वाटक में आप लोग जानते हैं जैसे राम, यहाँ पर बताया गया राम। ठीक है, ये 5 नहीं है दोस्तों, ये जो है आप लोग एक मात्रा पढ़े होंगे जो ऐसे रहता है। ठीक है, ये वही मात्रा है। ठीक है, तो ये राम। ठीक है, तो जो इस तरीके से बुलाए जाते हैं थोड़ा अधिक देर तक, जिसमें मतलब कि 3 मात्रा का समय लगता है लगभग। ठीक है, उनको जो है दोस्तों प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उच्चारण काल के आधार पर जो है स्वरों का इस तरीके से वर्गीकरण हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जीभ के प्रयोग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का क्या वर्गीकरण किया गया है, क्या नाम दिया गया है दोस्तों, अग्र स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग जो है काम करता है, जीभ का अग्रभाग जिन स्वरों के उच्चारण में काम करता है उनको जो है अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई ए ऐ। ठीक है, ये चारों जो हैं अग्र स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग बोलकर ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो इसमें बातें लिखी गई हैं क्या वो सत्य हैं। ठीक है, मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, ठीक है, उनको जो है मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों पश्च स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग जो है काम करता है उनको जो है पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ उ ऊ ओ औ और आ। ठीक है, ये सभी जो है दोस्तों पश्च स्वर हैं। ठीक है, इन सभी को आप लोगों को जो है दोस्तों ध्यान में रखना है, याद रखना है, इस पर जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों मुख्य द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। तीसरा वर्गीकरण है, तो दोस्तों पहला जो है विवृत स्वर। ठीक है, विवृत स्वर वह होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, मुख द्वार पूरा खुलता है, उसको जो है विवृत स्वर कहते हैं। जिस जैसा इसमें क्या है, कौन सा स्वर है, आ। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अर्ध विवृत, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। ठीक है, अर्ध विवृत जो है आधा खुलता है। ठीक है, तो यह है अ ऐ ओ आ। ठीक है, अ ऐ औ आ। ठीक है, यह जो है अर्ध विवृत स्वर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अर्ध संवृत का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। ठीक है, आधा बंद रहता है, उनको अर्ध संवृत कहते हैं। वो हैं दोस्तों ए और ओ, ए और ओ। ठीक है, ये दोनों हैं दोस्तों अर्ध संवृत स्वर। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों संवृत स्वर। ठीक है, संवृत स्वर कौन है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। लगभग जो है मुख द्वार का मतलब लगभग आपका होंठ या जो मेन माउथ है जो है वो लगभग जो है बंद रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ई उ ऊ। ठीक है, तो ये स्वर जो है दोस्तों संवृत स्वर हैं। इस तरीके से 3 आधार पर जो है बता दिया गया है कि कौन कौन से आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण जो है कहाँ कहाँ किया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी इनके आधार दिए गए हैं नाम के। ठीक है दोस्तों, ओंठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, ओंठों की स्थिति के आधार पर क्या नाम दिया गया, आवृतमुखी। ठीक है, आवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। ठीक है, गोलाकार नहीं होते हैं उनको आवृतमुखी कहते हैं, गोलाकार नहीं होते हैं। ठीक है,
आ ई ए ऐ, ठीक है। और वृत्तमुखी दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, ठीक है, होते हैं, उनको वृत्तमुखी कहते हैं। उनको कहते हैं उ ओ और आ, ठीक है। ये दोस्तों वृत्तमुखी स्वर हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक है, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों को किस नाम से वर्गीकृत किया गया है दोस्तों? निरनुनासिक, ठीक है, निरनुनासिक या मौखिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, ठीक है, केवल मुंह से निकलती है, उसीलिए निरनुनासिक कहा गया। निरनुनासिक केवल मुंह से निकलती है। आ ई, ठीक है। और अनुनासिक स्वर दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, ठीक है, मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे आ ई, ठीक है। इसमें मुंह और नाक का दोनों का प्रयोग किया गया है, जैसा आप लोग बोलकर समझ सकते हैं, जैसे आ ई, ठीक है। तो दोस्तों ये अनुनासिक स्वर हो गए। तो आप लोग उम्मीद है ये भी समझ पा रहे होंगे कि अनुनासिक स्वर किससे कहते हैं और निरअनुनासिक स्वर किससे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों घोषत्व के आधार पर स्वरों का क्या नाम दिया गया है? तो घोष का अर्थ होता है दोस्तों स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, ठीक है, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, ठीक है दोस्तों। तो स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो साघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है। जब स्वर तंत्रियों में कंपन या वाइब्रेशन होता है, स्वर तंत्रियाँ दोस्तों जो हम लोगों के गले में या कंठ में होती हैं, स्वर तंत्रियाँ जिसकी वजह से हम लोग बोल पाते हैं, जिनकी वजह से आवाज़ निकलती है दोस्तों, वो तंत्रियाँ जो होती हैं वो स्वर तंत्रियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो अगर उन तंत्रियों में जो है किसी भी हम लोग वर्ण को बोलते हैं, अगर उन तंत्रियों में वाइब्रेशन होता है, ठीक है, कंपन होता है अधिक, ठीक है, तो उनको जो है दोस्तों उन वर्णों को जो है हम लोग सघोष वर्ण कहते हैं या सघोष ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सभी स्वर जो है सघोष ध्वनियाँ हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सभी स्वर जो है सघोष ध्वनियाँ हैं, मतलब सभी स्वरों को बोलने में जो है उनके स्वतंत्रियों में जो है स्वर तंत्रियों में जो है वाइब्रेशन होता है, ठीक है। प्राणत्व के आधार पर दोस्तों प्राणत्व क्या होता है दोस्तों? प्राण का अर्थ है हवा, ठीक है, प्राण का अर्थ है हवा। तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, ठीक है, कम हवा निकलती है, ठीक है, कम हवा निकलती है इसीलिए अल्प प्राण कहा जाता है, अल्प प्राण, ठीक है, कम हवा निकलती है इसीलिए अल्प प्राण कहा जाता है। अगर अधिक हवा निकलती तो महाप्राण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जो है इनको सभी स्वर जो हैं अल्प प्राण हैं और सभी स्वर जो है सघोष ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो है स्वरों के बारे में जान लिया है कि स्वरों को किन किन आधार पर किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है, और स्वर लगभग कितने प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अब स्वर में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग जो है व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह है हम लोग की अगली स्लाइड जिसमें हम लोग व्यंजन के बारे में जान रहे हैं। व्यंजन वो होते हैं दोस्तों जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, मतलब स्वर के बिना इनको नहीं बोल सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हर व्यंजन के उच्चारण में जो है आ स्वर मिला होता है, ठीक है, आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ये ऐसा कैसे है दोस्तों? परंपरागत रूप से जो है व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ़ को जोड़ देने पर इनकी संख्या जो है 35 हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि 33 वाला ऑप्शन भी सही था और 35 वाला ऑप्शन भी सही था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इनकी संख्या दोस्तों 33 और 35 हो जाती है। बाकी वो जो 4 आप लोग अलग से ऐड करते हैं, अलग से जोड़ते हैं, जिनको जोड़ने के बाद में संख्या जो है 52 आती है दोस्तों, तो वो चारों आप लोगों के संयुक्त व्यंजन हैं, ठीक है दोस्तों। इनकी संख्या 33 मानी जाती है परंपरागत रूप से, और
ड़ और ढ़ को जोड़ने पर जो है 35 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये बताते हैं कि दोस्तों जो है स्वरों को स्वतंत्र रूप से कैसे नहीं बोला जाता है। जैसे आप लोग बोलते हैं क, ठीक है, ख, तो आप लोग क को बोलते हैं, लेकिन उसके बाद में हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग बाद में आ भी बोल रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग खा बोलते हैं तो उसके बाद में हम लोगों को लगता है कि इसके बाद में हम लोग आ बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, या जैसे कि बोलते हैं तो उसके बाद में हम लोगों को ई लगता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों को समझ में आता है कि बिना स्वरों के जो है हम लोग व्यंजनों को नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है व्यंजन जो होते हैं दोस्तों वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, कुछ आधार पर, तो उसको जान लेते हैं। ठीक है, पहला जो होता है दोस्तों स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं दोस्तों? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ को स्पर्श करते हुए निकलती है। मतलब कि अगर फेफड़े से हवा निकल रही है, हम लोग किसी व्यंजन को बोलना चाह रहे हैं, तो फेफड़े से निकलने के बाद वो मुंह के किसी भी स्थान को, जैसे कंठ को या तालु को या मूर्धा को या दांत को या होंठ को स्पर्श करके अगर निकलती है दोस्तों, तब हम अगर उच्चारण कर पा रहे हैं, तो दोस्तों उन सभी व्यंजनों को जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जो है हवा जो है स्पर्श करके निकल रही है। ठीक है, अभी दोस्तों कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होंठ के बारे में जो है हम लोग आगे बता देंगे। एक चित्र जो है आप लोगों के लिए बना के तैयार किया है, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है, मूर्धा क्या होता है, दांत और होंठ क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप लोगों को सब कुछ एकदम क्लियरली समझ में आएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो आप लोग दिल खोलकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, कोई भी टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन को जो है निम्न वर्ग हैं। ठीक है, इतने वर्गों में जो है स्पर्श व्यंजनों को जो है इतने आधार पर बांटा गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, चाहे कंठ को टच करके जाए, चाहे तालु को, चाहे मूर्धा को, चाहे दांत को, चाहे होंठ को, तो इन सभी को जो है, जैसे जो जो व्यंजन कंठ को स्पर्श करके जाते हैं उसको अलग, जो जो तालु को स्पर्श करके जाते हैं उसको अलग, जो जो मूर्धा को स्पर्श करके जाते हैं उनको अलग, और जो दांत को स्पर्श करके जाते हैं उनको अलग, जो होंठ को स्पर्श करके आते हैं उनको अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है, जो कि वर्ग जो है आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। जैसे का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालव्य, टा वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंत और पा वर्ग जो है ओष्ठ। ठीक है, अभी आप लोगों को आगे जो है डिटेल में जानकारी मिलेगी। ठीक है, स्पष्ट है कि पीछे, ठीक है, स्पर्श में पीछे की ओर से जाने का क्रम है। ठीक है, पीछे की ओर से जाने का क्रम है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को। कंठ के बाद में तालु आता है, उसके बाद मूर्धन्य आता है, उसके बाद में दंत आता है, उसके बाद में होंठ आता है। ठीक है, तो अर्थात जो है कंठ पहले और होंठ जो है बाद में आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है कि पीछे की ओर से जो है जाने का क्रम है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के निम्न इतने वर्ग हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जो कि आगे आप लोग जो है देखने को पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हैं दोस्तों वर्ग, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों, ये वर्ग हैं। ठीक है, ये पहला जो है दोस्तों जो है ये कंठ वर्ग है, ये तालव्य वर्ग है, ये मूर्धन्य वर्ग है, ये दंत और ये ओंठ वर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हैं, जैसे कि कंठ वर्ग जो होते हैं इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, तालव्य वर्ग जो होते हैं इनका उच्चारण स्थान होता है तालु, मूर्धन्य वर्ग जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, और दंत वर्ग जो होते हैं दोस्तों उनका उच्चारण स्थान होता है दांत, और ओष्ठ वर्ग जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ या ओंठ। ठीक है दोस्तों, तो किस वर्ग में कौन से अक्षर आते हैं दोस्तों, कौन से व्यंजन आते हैं? कंठ वर्ग में दोस्तों या का वर्ग में जो आते हैं वो का है, खा है, गा है, घा है और अंगा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो
तालव्य वर्ग में आते हैं, ठीक है, जो तालु से स्पर्श करके बोले जाते हैं, ठीक है। तालु को क्या कहा जाता है? मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग, ठीक है। आप लोग अपने मुंह में जो है अनुभव कर सकते हैं दोस्तों, तालु जो होता है और मुंह के भीतरी जो छत होती है ऊपर वाली, ठीक है, ऊपरी छत, उसका पिछला भाग जो होता है दोस्तों उसको तालु कहते हैं, ठीक है। और जो उसका अगला भाग होता है उसको जो है मूर्धा कहते हैं, ठीक है। अभी आगे आप लोगों को आगे जो है चित्र में बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा है, और चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया है। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना है। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों इन सभी वर्गों में ये वर्ण जो है या ये व्यंजन जो हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं साघोष व्यंजन किसे कहते हैं और आघोष व्यंजन कहते हैं किसे कहते हैं, या अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। मैंने थोड़ा सा जो है आप लोगों को स्वरों में जो है परिचय दिया था, अभी आगे फिर मैं दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ये वाले कॉलम में जितने हैं, इस वाले कॉलम में जितने हैं दोस्तों, ये सभी आघोष हैं। आघोष का मतलब दोस्तों वो हुए जिनके बोलने पर जो है, जिनका उच्चारण करने समय जो है हम लोगों की स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन नहीं होता है, ठीक है। आघोष, आघोष मतलब जिनके बोलने पर जो है हम लोगों की स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन या कंपन नहीं होता है, ठीक है। ये आघोष व्यंजन है, ठीक है। और अल्प प्राण का मतलब इनके बोलते समय जो है मुंह से कम हवा जो है बाहर निकलती है, ठीक है, कम हवा बाहर निकलती है, ठीक है दोस्तों, उनको अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों फिर आघोष है। आघोष का मतलब हुआ जिनके बोलने समय जो है तंत्रियों में वाइब्रेशन कम होता है, ठीक है। और महाप्राण जो होते हैं दोस्तों, उनके बोलते समय जो है मुख से जो है हवा अधिक बाहर निकलती है, अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, ठीक है। फिर साघोष, साघोष का मतलब अभी मैंने बताया दोस्तों कि जिनके बोलते समय स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन होता है, ठीक है, वाइब्रेशन होता है, ठीक है। और अल्प प्राण का मतलब दोस्तों फिर मैंने बताया था जैसा कि जिनके बोलते समय जो है मुख से हवा बाहर कम निकलती है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आघोष और साघोष के बारे में आप लोग जान गए हैं। तो दोस्तों ये जो व्यंजन होते हैं, पहले का वाले जो है अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आघोष, आघोष, साघोष, साघोष और साघोष, ठीक है दोस्तों। और ये जो आखिरी कॉलम वाले जो हैं दोस्तों व्यंजन, ये नासिक के हैं। नासिक के मतलब इन सभी के बोलने पर जो है नाक से भी हवा जो है निकलती है, ठीक है। तो इसलिए इनको जो है नासिक के कहा गया। जैसे अंगा, नाक से भी बोला जाता है अंगा, इया, ड़, अड़ा, न और म, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने जो है व्यंजनों के बारे में भी जान लिया है। अभी कुछ व्यंजन आप लोगों के बाकी रह गए हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन भी आप लोग अभी नहीं जाने हैं। तो उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, उत्थित, उच्छिप्त जो हैं ये हैं हम लोगों के अड़ा और ढ़, ठीक है। तो जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे, फिर झटके के साथ जो है नीचे आए, ठीक है दोस्तों। मूर्धा और ये सब क्या होता है पहले बता देते हैं दोस्तों। ये जो जगह है ये है आप लोगों का कंठ है, ठीक है। उसके बाद में ये जो पीछे वाला हिस्सा है दोस्तों, छत के जो पीछे वाला हिस्सा है दोस्तों ये, ठीक है, ये छत के पीछे वाला हिस्सा जो है ये है तालु, ठीक है। उसके बाद में जो आगे वाला हिस्सा है दोस्तों ये है मूर्धा, ठीक है। और ये जो नाक के ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों, जो ये गैप है, इसको नासिक बोलते हैं, ठीक है। और दांत की जड़ जहाँ पर होती है उसको दंत मूल बोलते हैं दोस्तों। और दांत का जो हेड होता है दोस्तों, जहाँ पर दांत होता है मुख्य रूप से, उसका सिरा जो होता है उसको दंत बोलते हैं। और दोस्तों होंठ तो आप लोग जानते ही होंगे, दोनों जो है ये होस्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कंठ, तालु, मूर्धा, नासिक, दंत मूल और दंत होंठ ये सब जान गए होंगे, ठीक है।
तो दोस्तों यही बताया जा रहा है कि जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ जो है नीचे को आ जाए, तो ऐसे ड़ और ढ़ के उच्चारण में होता है। ठीक है, तो ये दोनों व्यंजन जो है दोस्तों हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। ठीक है, ये संस्कृत में नहीं थे। ठीक है, ये बाद में विकसित किए गए हैं, इसीलिए इनको उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मूर्धन्य वर्ग के हैं। ठीक है, मूर्धन्य वर्ग का है ड़ा, और ढ़ा जो है ये भी मूर्धन्य है, लेकिन जो है ये भी सघोष है, ये भी सघोष है, और ये जो है अल्प प्राण है। ठीक है, ये अल्प प्राण है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें जो है समझ में आ गई होंगी। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। और दोस्तों ये जो है ये वाला ये महाप्राण है। ठीक है, ये महाप्राण है, महाप्राण है। ठीक है दोस्तों, अड़ा जो है ये महाप्राण है, छूट गया है टाइपिस्ट से, जो है ये लिखा नहीं गया है दोस्तों, ये महाप्राण है। ठीक है, ये ढ़ा जो है ढ़ा ये महाप्राण है, और ये जो है अल्प प्राण है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये उत्क्षिप्त व्यंजन भी हो गए हैं आप लोगों के। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब नोट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, कुछ विद्वान जो है चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। चा वर्ग को जो है स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। संघर्षी व्यंजन के बारे में भी हम लोग जो है जानेंगे। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, मतलब जिनके बोलने में जो है घर्षण हो। ठीक है, उनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अभी हम लोग आगे जानेंगे। बाकी चा को जो है असलियत में का, चा, टा, ठीक है, पा, इन सभी को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों घोषत्व के आधार पर, जैसा कि अभी हम लोग जो है सघोष और आघोष जान रहे थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। ठीक है, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। तो आघोष मतलब होता है दोस्तों जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। ठीक है, कंपन ना होगा तो वो आघोष हैं, आघोष हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। ठीक है, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है, थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए, हर वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा। ठीक है, तो ये दोनों आघोष हैं। ठीक है, आघोष का मतलब इन दोनों के बोलने में जो है स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों सघोष या घोष। ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। ठीक है, कंपन हो, स्वर तंत्रियों में अगर कंपन हो रहा है दोस्तों, तो वो सघोष व्यंजन है। ठीक है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है, उन सभी को हम लोगों ने जो है सघोष 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 कहा है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों प्राणत्व के आधार पर, यहाँ प्राण का अर्थ है हवा। ठीक है, प्राण का अर्थ है हवा। तो दोस्तों अल्प प्राण उनको कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। ठीक है, मुख से कम हवा निकले। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है अल्प प्राण होता है। उसके बाद में दोस्तों महाप्राण वो होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है। ठीक है, मुख से अधिक हवा निकलती है। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे। ठीक है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण होता है, जैसा कि आप लोग जो है अभी यहाँ इस टेबल में देख चुके होंगे दोस्तों। दूसरा, उसके बाद में चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा जो है महाप्राण है। ठीक है, दूसरा और चौथा ये जो है ये महाप्राण है। ठीक है, ये महाप्राण है। ठीक है, और पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये सभी चीज़ें जो है आप लोगों को डिटेल से समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब अभी तक तो यहाँ तक जो है व्यंजन थे, ये थे दोस्तों स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब व्यंजन जो है अगला व्यंजन का जो है वर्गीकरण है दोस्तों, वो है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला
ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, ठीक है। स्वरों और व्यंजनों के बीच में इनको बोला जाता है दोस्तों, उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं दोस्तों या, र, ल और व, ये चारों जो हैं अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। इन सभी का, इन चारों का जो है अलग अलग वर्ग है दोस्तों। ये जो है पहले जो या है ये तालव्य वर्ग का है, र जो है वत्सर्य, ठीक है, ल जो है वो भी वत्सर्य और व जो है दंतोष्ठ, ठीक है, दांत और ओंठ जो है दोनों का ये वर्ग है, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान जो है या का जो है तालु है दोस्तों। वत्सर्य का दंत मूल और मसूड़ा है, ठीक है, मतलब कि दंत मूल या मसूड़ा या दांत की जड़ में। र अभी आप लोग बोल लेंगे तो पता चलेगा, र, ल, ठीक है, दांत के जो जड़ है वहाँ पर जीभ जो है टच होती है, ठीक है। और वह जो है दोस्तों ऊपर के दांत और निचला होंठ, ठीक है, वाह, ठीक है, बोल के आप लोग ट्राई कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी जो है या, र, ल, व, ये सभी सा घोष हैं और अल्प प्राण हैं। सा घोष का मतलब इनके बोलने पर जो है स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन होता है, और अल्प प्राण का मतलब इनके बोलने पर जो है कम मात्रा में हवा बाहर निकलती है, ठीक है। अगर अधिक मात्रा में निकलती तो महाप्राण होता, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं निकलती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नोट दिया गया है या, व, ठीक है। या और व जो है ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। ध्वनि जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन हो, ठीक है, इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। रा जो है लुंठित है, जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, ठीक है। ये इनके थोड़ा सा अलग नाम भी दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग जो है स्वरों के जो है उच्चारण के आधार पर जो है कई वर्गों में डिवाइड किया गया था, ऐसे इनके जो है ये थोड़े से अलग नाम है, इनको भी याद करके रखना ज़रूरी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और ला जो है ये पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकल जाती है। आप लोग जानते हैं कि अगर ला बोलते हैं तो जीभ को जो है टच करके रखते हैं बंद करके, ठीक है, जीभ को, बाकी दोनों साइड से जो है हवा निकल जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह है हम लोगों का ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ठीक है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन दोस्तों किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ करके जो है निकले, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया था दोस्तों, घर्षण करके जो निकलते हैं उनको जो है संघर्षी कहते हैं। जैसा कि आप लोग चा वर्ग के बारे में थोड़ा सा भी मैंने बताया कि कुछ विद्वान जो है चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। तो संघर्षी का मतलब यही होता है जो घर्षण करके निकले, ठीक है। तो दोस्तों उसको भी कभी कभी मान लिया जाता है। बाकी स ह ये सभी जो है व्यंजन, ये चारों व्यंजन जो हैं ये सभी जो है ऊष्म संघर्षी, ऊष्म मतलब गर्मी पैदा करना और संघर्षी मतलब रगड़ के या घर्षण करके या फ्रिक्शन करके जो है निकलते हैं, ठीक है। इनका वर्ग जो है दोस्तों तालव्य है, मतलब तालु उच्चारण स्थान, मूर्धन्य मतलब मूर्धा उच्चारण स्थान, वत्सर मतलब दंत मूल या मसूड़ा मतलब दांत की जड़, ठीक है। और स्वर यंत्रीय मतलब स्वर यंत्र या कंठ के भीतर जो है हा, ठीक है, इनका उच्चारण होता है दोस्तों। इन तीनों का जो है दोस्तों आघोष और महाप्राण है, और ये हा जो है सघोष और महाप्राण है, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग आघोष, सघोष और महाप्राण और अल्पप्राण तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से व्यंजनों के बारे में जो है ये वर्गीकरण किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगत या गृहीत ध्वनियों के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनको कौन कौन से व्यंजनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं आगत या गृहीत ध्वनियाँ कौन कौन सी थी? क, ख, ग, ज और फा, ये सभी जो है आगत या गृहीत ध्वनियाँ थी। तो दोस्तों इनका भी दिया गया है, ठीक है। स्पर्शी है ये, ठीक है। और जिह्वा मूल पर जो है ये इसका उच्चारण स्थान है, आघोष है और अल्पप्राण है, ठीक है। ख जो है दोस्तों, ख ये ऊष्म संघर्षी है, कंठ इसका उच्चारण स्थान है दोस्तों, जिह्वा मूल, कंठ और जिह्वा मूल, ठीक है। आघोष और महाप्राण है, ठीक है। इसी तरीके से गा है दोस्तों,
इन तीनों का जो है यूज उतना नहीं होता है, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। ये ऊष्म संघर्षी है, कंठ और जिह्वा मूल इसका उच्चारण स्थान है दोस्तों, सा घोष है और अल्प प्राण है, लेकिन पढ़ लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, पूछा जा सकता है कभी भी, ठीक है। उसके बाद में ज और फ पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ज जो है ऊष्म संघर्षी है, वत्सर्य है दोस्तों, सघोष है और अल्प प्राण है, और फ जो है दोस्तों ये भी ऊष्म संघर्षी है, दंतोष्ठ मतलब दांत और होंठ दोनों से जो है यहाँ से उच्चारण स्थान है दोस्तों, आघोष है और महाप्राण है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आगत या ग्रहित ध्वनियाँ जो हैं इनका भी जो है हम लोगों ने जान लिया कि इनको क्या कहा जाता है और किस स्थान से जो है इनका उच्चारण होता है, ठीक है दोस्तों। अब नुक्ते या तल बिंदु वाले जो हैं उनका क्या प्रयोग होता है दोस्तों। नुक्ते के बारे में एक मशहूर कहावत है, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं, ठीक है। खुदा जुदा हो जाते हैं ऐसा इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि खुदा और जुदा में उर्दू में लिखने में क्रम में सिर्फ एक नुक्ते की स्थिति जो है बदलती है। नुक्ते की स्थिति मतलब जो है बिंदु जो है रख के, जैसे आप लोग जानते हैं जैसे क ख ग ज फ इन सभी के नीचे बिंदु जो है रखी गई है, उसी से इनका उच्चारण बदल जाता है दोस्तों। उसी तरीके से खुदा और जुदा जो है लिखे जाते हैं, एक बिंदु से जो है खुदा जो है जुदा हो जाते हैं, ठीक है। तो खुदा जो है दोस्तों कैसे लिखा जाता है, हम तो उर्दू अच्छे से जानते नहीं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे दोस्तों। इस तरीके से ऐसे करके और ऐसे होता है दोस्तों, ऐसे यहाँ पर बिंदु लिखा रहता है। तो दोस्तों इनको जो है हम लोग क्या कहते हैं, इस शब्द को जो है हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये ऊपर जो गोली हमने रखी है यही जो है नुक्ता है, ठीक है। इसको जो है हम लोग दोस्तों खुदा कहते हैं, ठीक है, खुदा कहते हैं, ठीक है। ये जो लिखा गया है इस मतलब शब्द को जो है खुदा बोला जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो नुक्ता है अगर हम लोग ऐसे लिखा गया है ऐसे, ठीक है, और ऐसे लिखा गया है, तो अगर ये ऊपर वाले इस ऊपर वाले जो है नुक्ते को दोस्तों या बिंदु को जो है अगर हम लोग यहाँ पर नीचे कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों जुदा, ठीक है। तो केवल इसी नुक्ते से जो है दोस्तों खुदा जो है जुदा हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इसी से जो है दोनों शब्द जो है अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो नुक्ता का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है दोस्तों, तो इसको भी आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। यानी कि खुदा और जुदा में सिर्फ नुक्ते की स्थिति का फर्क होता है, एक बड़ में सिर के ऊपर और एक बड़ में पैर के पास में जो है नुक्ता ये जो है रखा गया होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है नुक्ते का सही प्रयोग जानना जो है आवश्यक है, अन्यथा अरबी फारसी और अंग्रेजी मूल शब्दों के सही लिखने एवं सही उच्चारण करने में परेशानी होगी, ठीक है दोस्तों। इस परेशानी का निजात पाने का एक ही मात्र तरीका है दोस्तों, नुक्ते के सही प्रयोग की जानकारी, ठीक है। तो दोस्तों नुक्ते की सही प्रयोग की जानकारी जो है हम लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो होता है क्या होता है कि इसमें वायु जो है हवा जो थोड़ी सी दबकर गूंज पैदा करके जो है निकलती है जिस शब्द में जो है नुक्ता लगा होता है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ जो है अरबी फारसी के शब्द दिए गए हैं जो कि आप लोगों को पढ़ लेने ज़रूरी है। ये आप लोगों के इसमें नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप लोगों की जो बर्तनी आती है या स्पेलिंग करेक्शन जो आता है दोस्तों, मतलब कि हिंदी में जो है शब्दों का जो है करेक्शन करने का जाता है, जो वर्तनी आती है दोस्तों उसमें जो है ये दिया जा सकता है सही या गलत करके। तो दोस्तों अगला चैप्टर आप लोगों का बर्तनी का ही है, उसमें हम लोग जो है आप लोगों को जो शब्द आएंगे ज़रूरी होंगे उनको जो है बता देंगे। बाकी आप लोगों के PDF में ये मिल जाएगा, आप लोग जो है इसको पढ़कर जो है जान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये सभी जो है शब्द आप लोगों के लिए दिए गए हैं, आप लोग जो है इसको पढ़कर जो है समझ लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, बस आप लोग जो है इसको सही तरीके से किस तरीके से लिखा जाता है उसको जो है समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये है थोड़ा सा एक ट्रिक है कि कैसे सही लिखा जाए नुक्ते वाले शब्दों को। तो दोस्तों उर्दू के शब्द किस वर्ण में नुक्ता लगेगा या नहीं लगेगा इसे जानने का एक सरल उपाय है दोस्तों। सरल उपाय यह है कि उस उर्दू शब्द के अंग्रेजी लिखावट को मन में याद करें जो आपने कहीं देखा, सुना या पढ़ा है, ठीक है। उर्दू का शब्द जैसे कहीं आप लोगों को लिखना है तो उसका अंग्रेजी का जो है लिखावट आप लोग अपने मन में पहले याद करेंगे, उसके आधार पर जो है आप लोग नुक्ता लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा ये आप लोग जो है निर्णय
ले सकते हैं, ठीक है। उर्दू के शब्द के अंग्रेजी लिखावट में यदि के हो तो का और क्यू हो तो का, मतलब कि नुक्ता वाला। अगर क्यू हो तो नुक्ता लगेगा, अगर के हो तो ऐसे साधारण लिखा जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं किताब में जो है के है तो किताब साधारण लिखा गया है, लेकिन कुर्बान में क्यू है तो इसमें जो है नुक्ता लगेगा, ठीक है। कुर्बान में जो है नुक्ता लगेगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से जी हो तो गा लिखा जाएगा और जी एच हो तो ग लिखा जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुनाह में जो है जी लिखा जाता है और गुलाम में जी एच लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो है नुक्ता लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है एक छोटी सी ट्रिक हुई जिसके हिसाब से आप जो है इसको करेक्ट करके जो है लिख पाएंगे। मतलब उस उर्दू शब्द की पहले अंग्रेजी लिखावट को पहले मन में याद करके उसके बाद लिखेंगे तो थोड़ा सा सही लिख पाएंगे। बाकी जो है अगर आप लोग शब्दों को नहीं देखे हैं, मतलब शब्द प्रयोग नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती हैं। ये सब सही तब होंगे जब आप लोग अधिक से अधिक जो है शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये हम लोगों का लास्ट है अयोगवाह। अयोगवाह के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे अंग की मात्रा होती है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा जिसको आप लोग कहते हैं अंग की मात्रा, ठीक है। आप लोग कहे होंगे अंग की मात्रा है ये, ठीक है। और आहा की मात्रा जिसको आप लोग कहते हैं दोस्तों, जिसको आप लोग आहा की मात्रा कहते हैं ऐसे, ठीक है। 2 बिंदु होता है। थोड़ा सा इसमें ढंग से नहीं लिखा जा पाया है, ठीक है, हिंदी की टाइपिंग में, ठीक है। तो जो मैं लिखा हूँ उसको जो है आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो इस तरीके का पहला ये दिया गया है दोस्तों, ये जो है अंग की मात्रा हमने बनाया है और ये दूसरी वाली जो है ये आहा की मात्रा है, ठीक है। तो अंग वाली मात्रा को जो है अनुस्वार कहते हैं और विसर्ग जो है ये आहा वाली मात्रा को कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अनुस्वार मतलब अंग को जो है शीर्ष बिंदु वाला वर्ण कहते हैं और विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण कहते हैं। विसर्ग माने आहा को, ठीक है। तो परंपरा के अनुसार जो है अंग और विसर्ग, ठीक है, को स्वरों के साथ में रखा जाता है, ठीक है। ऐसे आप लोग जानते हैं कि स्वरों के साथ में जैसे आ ई उ ए ऐ ओ आओ अंग आहा, ठीक है, ये 13 स्वर आते हैं परंपरा के अनुसार, ठीक है। लेकिन ये स्वर जो है ये ध्वनियाँ नहीं, ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है, ठीक है। ये जो हैं ये अंग और आहा ये जो हैं ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनका उच्चारण जो है व्यंजनों के उच्चारण की तरह किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, ठीक है, ठीक है, स्वर की तरह आ की सहायता से होता है, ठीक है। जैसे आप लोग व्यंजनों को बोलते हैं, जैसे आप लोग का बोल रहे हैं, खा बोल रहे हैं, देखिए का बोल रहे हैं, खा बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आखिरी में आप लोग आ बोल रहे हैं, ठीक है, आ बोल रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जो है अगर अंग और आहा बोल रहे हैं तो इनमें क्या होता है, व्यंजनों में क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि आखिरी में आ बोल रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि हम लोग आ को पहले बोल रहे हैं, उसके बाद में हमारा जो है ये अनुस्वार और विसर्ग है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ को पहले बोले हैं प्लस उसके बाद आहा जो है मात्रा बाद में है, इसलिए आहा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये तो ना तो स्वर में ही आते हैं और ना तो व्यंजन में ही आते हैं, ठीक है। तो ये व्यंजन भी नहीं है क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ में होती है, और ये स्वर भी नहीं है क्योंकि ये जो है इनकी लिखावट जो है अलग है, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं, ठीक है। लिखने के हिसाब से जो है स्वर हैं और उच्चारण के हिसाब से जो है ये व्यंजन लगते हैं, ठीक है। चूँकि इन दोनों का जातीय योग ना तो स्वर के साथ है और ना ही व्यंजन के साथ में ठीक बैठता है, इसलिए जो है इन्हें अयोग कहा जाता है, क्योंकि योग इनका साथ में नहीं बैठता है, ठीक है। तो फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं मतलब अपना धर्म ये जो है निभाते हैं, ठीक है। अर्थ को अपने साथ में ले चलते हैं, क्योंकि इनका योग नहीं बैठता और ये वहन करते हैं, तो इसलिए अयोगवाह इनको कहा जाता है। इसलिए इन दोनों को जो है अयोगवाह जो है कहा जाता है, अंग और आहा को, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब दोस्तों एक लास्ट टॉपिक है शब्दकोश देखने का सही तरीका, ठीक है। तो दोस्तों शब्दकोश हम लोग या
डिक्शनरी जो है जो हिंदी भाषा की है उसको कैसे देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। शब्दकोश में पहले स्वर बाद में व्यंजन का क्रम आता है, ठीक है। पहले स्वर का क्रम आता है और बाद में व्यंजन का क्रम आता है, ठीक है। शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता, ठीक है। स्वतंत्र वर्ण के रूप में इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं अंग और आहा का स्वतंत्र रूप से कभी भी प्रयोग जो है केवल अगर होगा तो ये केवल पर्सनली एक ही अक्षर है, एक अंग है और एक आहा है, लेकिन इनका अगर व्यंजनों के साथ में प्रयोग होता है तभी ये जो है एक अलग उसका जो है अर्थ बनाते हैं, ठीक है, प्रयोग, ठीक है। तो लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें जो है आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है, से पहले स्थान मिलता है, ठीक है। इन सभी से पहले इनका स्थान। देखिए दोस्तों, ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि आप लोग डिक्शनरी अगर हिंदी में कभी भी देखेंगे, शब्दकोश देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे। अंग और आहा जो है ये दोनों जो है आप लोगों को पहले मिलेंगे, उसके बाद में कक्का किक्की कुक्कू के कुक्को रहेंगे, ठीक है। कंग और कहा जो है पहले मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। शब्दकोश में पूर्ण वर्ग के बाद में संयुक्त अक्षर का क्रम आता है, ठीक है। पूर्ण वर्ण के बाद, ठीक है, पूर्ण वर्ग जो होते हैं मतलब पूर्ण वर्ण जो होते हैं उनके बाद में जो है संयुक्त अक्षर का क्रम आता है। संयुक्त अक्षर मतलब वही जो स्र, ठीक है, ज्ञ, छ, त्र, ये सब जो होते हैं संयुक्त अक्षर जो होते हैं, इन सभी का जो है बाद में नंबर आता है। पहले इन सभी का नंबर आ जाएगा, उसके बाद में इनका नंबर आएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये सब चले गए हैं, उसके बाद जो है इनका जो है क्रम आता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग जो है डिक्शनरी देखेंगे, ठीक है। कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछ लिया जा सकता है दोस्तों कि डिक्शनरी में जो है जैसे हम लोगों को मतलब इसको व्यवस्थित करिए, जैसे विकल्प में दे दिएगा कि इन सभी को जो है शब्दकोश के देखने के आधार पर व्यवस्थित करिए, तो आप लोगों को इसी तरीके से जो है व्यवस्थित करना पड़ेगा, ठीक है। शब्दकोश में छ, त्र, ज्ञ का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता है क्योंकि ये संयुक्त अक्षर होते हैं, अतएव इनसे संबंधित शब्द को ढूंढने के लिए इनके संयुक्त अक्षर के पहले अक्षर वाले वर्ण वाले खाने में जाना होता है। जैसे संयुक्त अक्षर जैसे छा बना है तो का और सा से बना है दोस्तों, तो हम लोग जो है इसको छा वाले को ढूंढने के लिए जो है हम लोग पहला अक्षर मतलब का वाले जो है का वाले वर्ण में जो है चले जाएंगे, का वाले खाने में चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर त्रा वाला ढूंढना है तो इसका पहला वर्ण ता है, तो हम लोग जो है ता वाले खाने में ढूंढने के लिए चले जाएंगे। इसी तरीके से ज्ञ वाले में अगर ढूंढना है, ज्ञ का ढूंढना है तो हम लोग इसका पहला वर्ण जा है तो जा वाले खाने में चले जाएंगे। इस तरीके से जो है दोस्तों हम लोग डिक्शनरी को ढूंढेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंगा, इया, अड़ा, ड, ठीक है, से कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए यह स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है दोस्तों तो उसको आप लोग जो है बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है PDF जो है पूरे वीडियो का PDF जो है आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग उससे जो है पढ़कर जो है समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है और अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि इस सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊं, आप लोगों को पूरी सीरीज़ मिले दोस्तों, पूरी हिंदी जो है डिटेल में बेसिक से मिले जैसे कि ये आप लोगों का पहला वीडियो था, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे इसी तरीके की एक नए वीडियो के साथ में जो इस सीरीज़ का अगला वीडियो होगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।